हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, और कुछ ही दिन शेष बचे हुए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के एग्जामिनेशन के, और हम लोग जो है अब लास्ट डेज रिवीजन करेंगे। जितने दिन भी बचे हुए हैं उनमें जो है यथासंभव जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसको लेकर के क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन की जो क्लासेस है वो दिया जा चुका है, 2 क्लासेस। आज का जो क्लासेस है वो मैसूर को लेकर के, अर्थात मैसूर एवं ब्रिटिश शक्ति के मध्य जो संघर्ष हुआ था और अंततः ब्रिटिश शक्ति ने मैसूर का विलय कर लिया था, तो इसको लेकर के क्या है आज का डिस्कशन पॉइंट है। तो आज का जो रिवीजन जो लेक्चर्स है वो मैसूर और ब्रिटिश शक्ति के मध्य को संघर्ष को लेकर के है। सबसे पहले जो है जाने से पूर्व जो है हम लोग मैसूर के इतिहास को लेकर के क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। मैसूर के इतिहास के बारे में अगर हम कहें तो विजयनगर के पतन के बाद मैसूर में जो है मैसूर का उदय हुआ था, जिसपे हमें क्या दिखता है ना, वाडियर वंश का शासन प्राप्त होता है। इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो चिक्का कृष्णराज। इसके अंतिम शासक कौन थे, चिक्का कृष्णराज थे। और उसी समय चिक्का कृष्णराज समय में जो है सत्ता 2 हाथों में जाकर के केंद्रित हो गया था। एक थे नंदराज और दूसरा कौन थे ना, दूसरा थे देवराज। तो नंदराज और देवराज के द्वारा जो है चिक्का कृष्णराज के समय से ही सत्ता को हथिया करके वे अपना शासन क्या कर रहे थे, चला रहे थे। उसी समय अगर हम बात करें साउथ की, अगर हम बात करें तो साउथ में 3 शक्तियाँ पहले से ही कार्यरत थी। अर्थात साउथ की स्थिति क्या थी, साउथ की स्थिति थी कि ये जो है हैदराबाद का निज़ाम था, उसके ठीक नीचे क्या था ना, उसके ठीक नीचे मैसूर था, उसके ठीक बगल में क्या थे, उसके ठीक बगल में मराठे थे। और यहाँ का जो क्षेत्र है उत्तरी सरकार कहे या जो मालवार का क्षेत्र है, यहाँ अंग्रेज है ना, ब्रिटिश शक्ति जो है था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्ति दोनों जो है यहाँ पर था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए साउथ में किसी भी एक भाग पर जो है किसी भी एक का अधिकार होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 3 बड़े साम्राज्य काम कर रहे थे। एक तो हैदराबाद का निज़ाम था, दूसरा कौन था, मराठे भी यहाँ यहीं पर थे, और मैसूर या वाडियर वंश के बाद जो है मैसूर का जिस प्रकार उदय हुआ हैदर अली के नेतृत्व में। तो ये जो चारों शक्तियां हैं ये आपस में क्या थे, संघर्षरत थे और अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र को रक्षा करना चाहते थे दूसरे शासक से। इसी में भी मैसूर भी शामिल हो चुका था। तो मैसूर पर अगर हम बात करें, चूंकि मराठे ठीक नीचे थे, तो मैसूर पर, निज़ाम पर जो है मराठों का आक्रमण होता था। मराठे उत्तर की ओर भी आक्रमण करते थे, लेकिन जो दक्षिण में इनके जो क्लोज कंटेस्ट था इनका, वो एक तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ था और दूसरा किसके साथ था, तो सीधा मैसूर के हैदर अली के साथ था। चूंकि हैदर अली जो है चिक्का कृष्णराज के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर शक्ति के रूप में क्या है, उभरा था। तो ये देखने को मिला। तो चलिए 1753 से लेकर के जो है 1753 से लेकर के 1760 के मध्य कई आक्रमण जो है मराठों के द्वारा क्या किया गया था, मैसूर पर किया गया था। इसी अनसर्टेनिटी की अवस्था में ही, इस अनसर्टेनिटी का जो दौर था, हैदर अली ने क्या किया ना, हैदर अली ने जो है नंदराज और देवराज को हटा दिया, और हटाते हुए क्या किया ना, उसने स्वयं की सत्ता अपना ली। अगर हैदर अली की हम बात करें, तो हैदर अली क्या था ना, उसे नंदराज के द्वारा ही डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया था, और वो कई युद्धों में शामिल था। युद्धों में शामिल होते हुए मराठों के लगातार आक्रमण होने के कारण जब नंदराज और देवराज के द्वारा सत्ता को संभालना असंभव हो रहा था, तो इसी अनसर्टेनिटी में वो श्रीरंगपट्टम जा करके क्या किया ना, नंदराज और देवराज को हटा दिया, और हटा करके स्वयं के लिए क्या बन गया, वहाँ का वास्तविक शासक बन गया। तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ द मैसूर की, किस प्रकार हैदर अली के नेतृत्व में 8वीं सदी की हम बात करें, 8वीं सदी में मैसूर का उदय हुआ। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम बात करेंगे किस मराठे जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
जैसे ही हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का उदय हुआ और अब चार शक्तियां जो है, जैसा कि मैप में हम लोगों ने कहा कि यहाँ निज़ाम काम कर रहा है, यहाँ ब्रिटिश काम कर रहे हैं, साथ में फ्रांसीसी भी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ मैसूर का उदय हो चुका था और यहाँ मराठे थे। तो ये चार शक्तियों का जो आपसी संघर्ष का है, वो चारों शक्तियों का संघर्ष ही जो है हमें मॉडर्न इंडिया के प्रारंभिक समय में अर्थात 18वीं सदी में हमें यहाँ देखने को मिलता है। और अंततः जो शक्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभर करके आया वो था ब्रिटिश। चूंकि ब्रिटिशर्स के पास जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी जल सेना पर क्या था ना, इनका अधिकार था। नौसेना का इनका जो है एक अच्छा खासा क्या थे ना, इनके पास शक्तियाँ थी। इस नौसैनिक शक्ति के बल पर जो इन्होंने इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। हालांकि अगर हम देखें कि हैदर अली के पास भी नौसैनिक शक्तियां थीं, लेकिन दूसरे जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय इनके जलपोतों को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। तो नौसेना के बिना जो है साउथ में विजय पाना बहुत मुश्किल था और अंग्रेजों के पास, ब्रिटिशर्स के पास नौसेना की एक अच्छी खासी क्या थी, टीम थी। चलिए तो आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसका समय काल क्या है, इसका समय काल है 1767 से लेकर 1769 में। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा तीन शक्तियां आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेज इन्हें क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, सबसे पहले मैं हैदर अली को देखते हुए जो है निज़ाम के साथ क्या कर लिया ना, 1766 में संधि कर लिया। ठीक है, और हैदर अली से जो है क्या किया, हैदर अली के निज़ाम के साथ 17 से संधि किया एवं हैदर अली से सुरक्षा का वादा किया। अर्थात निज़ाम पर आक्रमण अगर हो हैदर अली का तो अंग्रेज निज़ाम को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और इससे पूर्व ही मराठों का आक्रमण, जैसे कि मैंने कहा मराठे हैदर अली पर लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे और हैदर अली के साथ जो है दो स्थितियाँ हो गई। एक तो निज़ाम को अंग्रेजों ने ले लिया और मराठे ऑलरेडी उन पर आक्रमण कर रहे थे। तो अंग्रेज जो है निज़ाम और मराठे को लेकर के हैदर अली का जो आक्रमण हो रहा था, इस युद्ध को ही हम कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, लेकिन समय को देखते हुए हैदर अली ने क्या किया, अपना पाला को बदला और उन्होंने अब क्या किया ना, उन्होंने अब निज़ाम के साथ और मराठों के साथ जो है क्या कर लिया, संधि कर लिया था। और संधि करते हुए कर्नाटक राज्य, जो कि अंग्रेजों का सहायक था, कर्नाटक राज्य पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 1769 तक हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास तक जो है क्या कर दिया, पीछे धकेल दिया। अर्थात जो है प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें हैदर अली विजय होता हुआ दिख रहा है और उसने अंग्रेजों को क्या किया ना, मद्रास तक पीछे ठेल दिया। और अंततः 1769 में अंग्रेजों को बाध्य होकर के मद्रास की संधि करनी पड़ी। सब अपने अपनी जगह पर चले गए और एक दूसरे को जो है सहायता करने पर वचन देकर के वापस लौट गए और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हुआ, अंत हुआ। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस प्रकार संपन्न हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय काल क्या है, 1780 से 84। और अब जो दृश्य पटल पर थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स आ चुके थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है मैसूर को लेकर के क्या थे ना, वो मैसूर को हैंडल कर रहे थे और हैदर अली को सीमित करना चाहते थे। 1771 में क्या कुछ हुआ उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। 1771 में जो है 1771 में याद रखिएगा हैदर अली पर अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण कर दिया था और ये मूल रूप से मद्रास में जो 1769 में संधि हुआ था उसका उल्लंघन था। चूँकि कहा गया था कि कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और जो एक दूसरे को सहायता करेगा। तो जैसे ही 1771 में मराठों का आक्रमण हुआ तो अंग्रेज चुपचाप बैठे रहे और मद्रास में जो समझौता हुआ था 1769 में उसका उल्लंघन कर दिया। इस स्थिति को भांप करके हैदर अली ने फ्रांसीसियों की ओर हाथ बढ़ाया और फ्रांसीसियों के साथ जो है अपनी स्थिति को क्या किया, मजबूत बनाना प्रारंभ किया। वारेन हेस्टिंग्स ने ये देखा कि हैदर अली जो है फ्रांसीसियों के साथ मिल रहा है, तो इस स्थिति को भांपते हुए
हुए वारेन हेस्टिंग्स ने माही पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, और माही जो है मूल रूप से वो फ्रांसीसियों का क्या था, बंदरगाह था, जहां मैसूर के लिए भी काफ़ी लाभदायक था। तो एक तरह से माही पर आक्रमण जो है मैसूर पर आक्रमण था। तो अंततः हैदर अली ने क्या किया, अंततः वारेन हेस्टिंग्स के वारेन हेस्टिंग्स ने जो माही पर आक्रमण किया था, इसके जवाब में निज़ाम और मराठों को लेकर के पुनः निज़ाम और मराठों के साथ संधि किया और जो है अंग्रेजों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 1780 में जो है हैदर अली ने कर्नाटक के अराकट पर आक्रमण कर कर्नल बेली को पराजित कर दिया। 1780 के आसपास इसने क्या किया ना, कर्नाटक के अराकट पर आक्रमण किया और कर्नल बेली को जो है पराजित कर दिया था। परंतु बाद में जो है अंग्रेजों ने अर्थात वारेन हेस्टिंग ने स्थिति को संभाला और उन्होंने निज़ाम और मराठों को अपनी ओर तोड़ने में कामयाब हो गए। और इसी के साथ 1781 में सर आयर कूट के नेतृत्व में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली की पराजित हुई। हैदर अली ना केवल पराजित हुआ बल्कि इस युद्ध का जो मनोस्थिति के कारण 1782 में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध अंततः वारेन हेस्टिंग्स की कुटिल चाल से हम कहेंगे कि उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने निज़ाम को मराठों को अपनी ओर लेते हुए हैदर अली को पराजित किया और पराजित करते हुए जो है हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। टीपू सुल्तान ने हालांकि इस युद्ध को जारी रखा, पर स्थिति जो है अब बाहर था और इस स्थिति को देखते हुए टीपू सुल्तान ने 1784 में जो है मंगलोर की संधि की और मंगलोर की संधि के द्वारा ही ये युद्ध जो है अपने एज इट इज़ रुक गया, अर्थात आंग्ल मैसूर का जो दूसरा युद्ध है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध क्या है, समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध है, यहाँ हम कह सकते हैं कि टीपू का जो भाग्य है वो अस्त हो चुका था, क्योंकि इस समय जो दृश्य पटल पर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहते थे कि किसी भी स्थिति में जो है टीपू को क्या किया जाए, जो है समाप्त कर दिया जाए। तो इस स्थिति के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अब पटल पर थे और टीपू सुल्तान ने क्या किया, कोचीन का जो रियासत है वो समझता था कि वो मैसूर के अंतर्गत है, तो कोचीन के रियासत को लेकर के त्रावणकोर पर जो है आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर की स्थिति क्या थी उसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, डायग्राम में देखेंगे त्रावणकोर क्या था। ये देखिए, ये निज़ाम है, यहाँ अंग्रेज़ थे, यहाँ क्या था ना, मैसूर था। त्रावणकोर जस्ट इसके नीचे था, ठीक है, और यहाँ क्या थे, मराठे थे। तो मैसूर अर्थात टीपू ने क्या किया, अंग्रेजों के सहायक थे त्रावणकोर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और 1790 में कॉर्नवालिस ने इसी को आधार बनाया कि टीपू ने हमारे क्षेत्र पर क्या किया है, आक्रमण किया है, और इसी को आधार बनाने के उन्होंने फिर से जो है ट्रिपल अलायंस बना लिया, अर्थात मराठे को अपनी ओर मिला लिया, निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेज स्वयं थे तो ब्रिटिश। ये ट्रिपल अलायंस बन गया फिर से, और ये ट्रिपल अलायंस जो है टीपू के विरुद्ध काम करने लगा। और ये जो अलायंस बना, इस अलायंस ने जो है बहुत हद तक जो है टीपू को समाप्त कर दिया। युद्ध असंभव जब होने लगा तब क्या हुआ, जब युद्ध काफ़ी हद तक जो है टीपू के हाथ से बाहर हो चुका था, तो 1792 में टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि की। ये संधि एक ऐसा संधि था जिसमें लगभग टीपू, हम कह सकते हैं 90% टीपू और टीपू का राज्य क्या है, समाप्त हो चुका था। चूँकि हाफ ऑफ द स्टेट्स आर गिवन टू दी, किसे दिया गया ना, या तो ब्रिटिश को दिया गया या निज़ाम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया या तो फिर मराठों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और भारी क्षति, युद्ध पर जो भारी क्षति हुई, हर्जाने के रूप में जो है कई करोड़ रुपए दिए गए। और इवन जब तक पैसा ना दिया जाए उनके 2 पुत्रों को भी क्या कर लिया गया, बंधक बना लिया गया। ये जो थर्ड श्रीरंगपट्टम की संधि थी, जो 1792 में हुआ, यह थर्ड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, हम ये कह सकते हैं कि टीपू अब अपने साम्राज्य को बचाने में नाकाम था। चूंकि टीपू के विरुद्ध में ऑलरेडी निज़ाम और मराठे तो थे, अब अंग्रेजों ने उसे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसे पूर्ण समाप्त करते हुए जो है उसे घेर लिया था।
टीपू के राज्य का बंटवारा हो चुका था। उसके कई क्षेत्र आपस में बंटवारा हो गए थे, जिनमें डिंडीगुल का क्षेत्र है, मालवार का क्षेत्र है, ये किसे प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। और भी कई क्षेत्र थे। तुंगभद्रा नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो मराठों को मिल गया था, और पन्नार तथा कृष्णा नदी के जो क्षेत्र है वो किसे मिल गया था? तो वो निज़ाम को प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार सारे क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के कारण ही टीपू की सत्ता लगभग जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए अब अंतिम युद्ध की ओर बढ़ेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जो है वो अब दृश्य पटल पर था। लॉर्ड वेलेजली अंतिम तौर पर टीपू को क्या करना चाहता था? समाप्त करना चाहता था। इस समय टीपू ने देखा कि वो उसे ना तो मराठों से सहायता प्राप्त हो रहा है, ना ही निज़ाम से सहायता प्राप्त हो रहा है। तो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सहायता करने के लिए पत्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे वो अरब, अफगानिस्तान के जमुना शाह, कस्तूनुतनिया, फ्रांस, नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वो नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार कर रहा था। इस स्थिति को लॉर्ड वेलेजली ने भांपते हुए जो है क्या किया ना, 4 मई 1799 पर टीपू पर आक्रमण कर दिया, और युद्ध करता हुआ जो है टीपू सुल्तान मारा गया। तो इस प्रकार जो है मैसूर का जो उदय हुआ, मैसूर के उदय को टीपू सुल्तान के द्वारा काफ़ी हद तक संभाला गया। लेकिन अंततः जो है टीपू सुल्तान क्या है ना, लॉर्ड वेलेजली के हाथों भेंट चढ़ गया, और उसका शासन जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम लोग टीपू का मूल्यांकन करेंगे कि टीपू के अधीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार काम कर रही थी। क्योंकि टीपू जो है अपने आप में, टीपू सुल्तान अपने आप में इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। तो उनके द्वारा जो किए गए कुछ कार्य हैं उनको लेकर के भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सिस्टम ऑफ टीपू सुल्तान, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को लेकर के टीपू के प्रशासन में जो है वजीर का पद नहीं था, अर्थात प्रधानमंत्री का जो पद होता था उस समय उसने नहीं रखा था। अपने प्रशासन को जो है उसने क्या किया था, 7 अलग अलग विभागों में बांट दिया था। इसके साथ ही विभागों के जो कार्यशैली थी वो पाश्चात्य अर्थात यूरोप के हिसाब से, यूरोप का जो पाश्चात्य में जैसा सिस्टम था उसी सिस्टम पर वो काम करता था और उसे लोगों पर लागू किया गया था। इसके साथ ही टीपू ने अपने जो साम्राज्य था उसे 7 प्रांतों में भी जो है उसने बांट दिया था, जिसे आसफी टुकड़ी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा प्रांतों के जो मुख्य अधिकारी थे, एक तो आसिफ थे, दूसरा कौन थे, फौजदार। आसिफ क्या थे, गैर सैनिक थे, और फौजदार कौन थे, सैनिक अधिकारी थे। तो प्रांतों को आसिफी टुकड़ी में बांट दिया गया। प्रांतों में 2 भाग रख दिए गए, प्रांतों के 2 अधिकारी के अंदर रख दिए गए। एक तो आसिफी टुकड़ी, आसिफ के लिए जो गैर सैनिक अधिकारी थे वो आसिफी कहलाए, और जो सैनिक अधिकारी थे वो कौन थे, फौजदार थे। चलिए अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लेकर के क्या करेंगे, बात करेंगे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, टीपू ने जमींदारों को हटाते हुए सीधे रैयतों से संपर्क स्थापित किया। ठीक है, और अधिक से अधिक जमीन को जो है उसने जो है राज्य के तले लाया, अर्थात उसने इनाम से जो प्राप्त भूमि थी उसे हटा दिया। पॉलीगरों की जो पैतृक अधिकार थे उसे समाप्त करते हुए इन सभी भूमि को जोत में शामिल किया, अर्थात अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया ना, सारी चीज़ों को जो गिफ्ट में या उपहार में प्राप्त हुए थे किसानों को भूमि, उन सभी को जो है अपने राज्य के तले या शासन के तले ला करके उससे रेवेन्यू प्राप्त करना लगा। ठीक है, टीपू के समय काल के दौरान जो रेवेन्यू है वो 1/1 से लेकर आधे तक लिया जाता था। टीपू थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की अगर हम बात करेंगे, जब टीपू का लगभग जो टैक्स था वो सारा पैसा कहाँ चला गया, युद्ध की क्षतिपूर्ति में चला गया। तो टीपू के पास नहीं उपाय होते हुए लगभग 37.5% तक जो है टीपू ने क्या किया था, टैक्स को वृद्धि भी कर दिया था। चूँकि थर्ड वार के बाद, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू की लगभग आधी संपत्ति, आधा जो साम्राज्य वो बंटवारा हो चुका था, हर्जाने के रूप में भारी भरकम राशि भी उसे दिया गया था। तो इस समय टीपू ने वृद्धि किया था। उससे पूर्व जो सिस्टम था वो हैदर अली के समय से ही लगभग उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन करते हुए उसने सभी जो क्षेत्र है उसको जोतों के अधीन लाने का जो है काम किया था। इसके लिए अमील को जो है क्या है, जो अमील है, जो जिले पर जो अमील है उसको काफ़ी क्या कुछ अधिकार दिए गए थे। कृषकों को हल दिया जाता था, तकावी ऋण दिए जाते थे। तो इस प्रकार किसानों के साथ उनका एक डायरेक्ट क्या था, लगाव था, और उसने अपने लैंड लेवलिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया था।
अब अगर बात करेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, तो टीपू ने अपनी सेना को फ्रांसीसी कमांडर द्वारा प्रशिक्षित किया। चूँकि उस समय अगर हम देखेंगे तो अंग्रेज़ों का जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों को लड़ने की जो शक्ति थी, अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी वो स्थल पर थी और नौसेना पर भी थी, और उनकी जो ट्रेनिंग थी उस ट्रेनिंग को फ्रांसीसियों के द्वारा ही तोड़ा जा सकता था। तो फ्रांसीसियों के तर्ज पर जो है इन्होंने अपने फ्रांसीसियों के मिलिट्री कमांडर के अधीन अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। फ्रांसीसी टुकड़ी भी तैयार की, हालांकि फ्रांसीसी टुकड़ी में फ्रांसीसियों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। टीपू ने 1796 में नौसेना बोर्ड का निर्माण किया था, अर्थात थर्ड एंग्लो मैसूर में, चूंकि सेकेंड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई, हैदर अली के जलपोतों को तोड़ दिया गया था, तो टीपू ने क्या किया, नौसेना बोर्ड बनाया। उसकी योजना थी कि वो 22 बड़े युद्धपोत और 20 बड़े फ्रिगेट बनाएंगे। साथ में कहा जाता है कि उसने मंगलोर, वजीदाबाद और मलिदाबाद, है ना, मंगलोर, वजीबाद और मलिदाबाद में क्या बनाए थे ना, उसने जो है पोर्ट बनाने की भी योजना थी, लेकिन ये योजना पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन उसने ये योजना बनाया था, नौसेना बोर्ड बनाए थे और 22 बड़े युद्धपोत और 20 बड़े फ्रिगेट भी बनाने की योजना था। तो टीपू समझ गया था कि स्थल पर जो है इसे जो है लड़ने से अच्छा है, स्थल पर तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है, लेकिन नौसेना समुद्र पर नहीं हराया जा सकता है, और समुद्र पर हराने के लिए नौसेना की अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसलिए उसने नौसेना बोर्ड का भी निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे अंतिम की ओर। एक बार व्यक्तिगत तौर पर टीपू का मूल्यांकन। अच्छा, अगर व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गुमास्ते को अलग अलग क्षेत्र पर भेज करके वहाँ क्या बनाया था ना, सेंटर बनाया था, ताकि व्यापार का भी वृद्धि किया जा सके। चलिए अब बात करेंगे व्यक्तिगत टीपू सुल्तान को लेकर के। व्यक्तिगत टीपू का जन्म जो है क्या है 1750 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया। उसे अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू जैसे भाषा आती थी। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक था और हमेशा नवीन प्रयोग करता था। अब भारत में रॉकेट जो चलाने की तकनीकी थी उसका खोज जो है टीपू सुल्तान को ही दिया जाता था। वो पाश्चात्य दर्शन से भी प्रभावित था, और इसी के तहत जब फ्रांसीसी सैनिकों ने जैकोबियन क्लब स्थापना करने के लिए श्रीरंगपट्टनम पर कहा तो उसने जो है वो उससे राजी हो गया। उसने श्रीरंगपट्टनम पर स्वतंत्रता का विच लाया और स्वयं को नागरिक टीपू कहलाता था। टीपू ने मराठा आक्रमण द्वारा क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर पर भी क्या किया, मरम्मत करवाया। शारदा देवी का मूर्ति भी स्थापित किया और धन भी दिया। तो इस प्रकार टीपू एक महान शासक था, एक स्वतंत्रता का जनक भी माना जाता है, और उसने जो है अंग्रेज़ों से जो है लोहा लिया, साथ में जो है हम कह सकते हैं साउथ में अपनी स्थिति को जो है बरकरार रखा। इसके लिए मराठे और निज़ाम एवं अंग्रेज इन तीनों के साथ लगातार क्या है युद्ध करते रहे। तो हमारे साथ रिवीजन की क्लासेस में जुड़े रहिए। ईगल आई द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।